तेलंगाना में कांग्रेस और चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति के बीच की जंग अब पर्सनल अटैक तक आ गई है। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में सोनिया गांधी ही नहीं बल्कि उनके पति और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक को घसीट डाला और कांग्रेस को ये चेतावनी भी दी है कि अगर वो नहीं सुधरी तो राहुल और प्रियंका के वीडियोस भी जारी कर दिए जाएंगे। कांग्रेस की हरकतों से नाराज बीआरएस ने ऐसा पोस्टर जारी किया जैसा अब तक किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया। इस पोस्टर में सोनिया गांधी और राजीव गांधी को डांस करते दिखाया, साथ ही धमकाया गया कि अगर कांग्रेस नहीं सुधरी तो वो राहुल गांधी का वीडियो भी जारी करेंगे। बीआरएस ने कांग्रेस को सीधे तौर पर बार डांसर पार्टी करार दिया। इस तस्वीर में सोनिया गांधी और उनके स्वर्गीय पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिखाया गया। यही नहीं, बीआरएस ने सीधे तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी नहीं सुधरी तो वो पर्सनल अटैक जारी रखेगी। बीआरएस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि केसीआर की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ बंद की जाए, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर तेलंगाना के लिए संघर्ष किया। अगर आप नहीं रुके तो हम सोनिया और राहुल की और भी तस्वीरें मार्फ कर सकते हैं। वैसे तुमने ये नहीं सुना होगा कि कुत्ते की दुम सीधी हो गई, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। वैसे हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि बापति कौन है। सारी दुनिया जानती है कि राजीव गांधी इटली के बार में डांस के चक्कर में नशे की वजह से फंस गए। अगर ये सब जारी रहा तो हम पूरा वीडियो भेजेंगे जिसे वो लोग चबाकर निगल नहीं पाएंगे। इन विवाद की शुरुआत तब हुई जब बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी उन नौकरियों को अपना बता रहे हैं जो केसीआर ने मुख्यमंत्री रहते तेलंगाना के युवाओं को दी। उन्हें शर्म आनी चाहिए। इसके जवाब में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने एक मॉर्फ तस्वीर जारी कर जिसमें केसीआर, केटीआर, हरीश राव, कविता के और संतोष को चीप कार गैंग के तौर पर दिखाया गया, ऐसे गैंग के तौर पर जो कार चोरी करते हैं। तेलंगाना कांग्रेस ने लिखा, कलवा कुंतला गैंग सस्ते शब्दों की आड़ में कारों यानी वोटों की चोरी करने में जुटी है। वो जो काम करते हैं उसका क्रेडिट लें। अगर वो अच्छा काम करेंगे तभी वो क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने लोगों का खून पिया। सस्ते शब्दों और झूठे प्रचार से बचना चाहिए और अच्छे विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, अन्यथा वो भूमिका भी छिन जाएगी। सुरक्षित रहें कि तेलंगाना के निर्माण के लिए केसीआर ने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। तेलंगाना बनने के बाद वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे। पिछले चुनाव में उनकी पार्टी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। अभी तेलंगाना में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है। चूंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में दोनों पार्टियों में खूब तनातनी हो रही है। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं जिन पर कब्जे की कड़ी लड़ाई है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीआरएस ने 9 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार मुकाबला काफी कड़ा है। अब तक करीब आधा दर्जन बार फर्जी आरोप लगाने के मामले में अरविंद केजरीवाल लिखित माफी मांग चुके हैं, लेकिन झूठे आरोप और फेक खबरें फैलाने की उनकी लत मिटी नहीं। इसी चक्कर में केजरीवाल एक बार फिर फंस गए तो जान बचाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक बार फिर से माफी मैन बनाकर रख दिया और शिकायतकर्ता से लिखकर माफी मांगने को कहा। अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले माना था कि यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो रीट्वीट करना उनकी गलती थी। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता इस बात पर विचार करें कि उसे ये माफीनामा स्वीकार है या नहीं। हम 13 मई को आगे सुनवाई करेंगे। अब ये शिकायतकर्ता पर निर्भर करता है कि वो केजरीवाल को माफ करना चाहते हैं या नहीं। इसके पहले केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बीजेपी आईटी सेल के बारे में जो वीडियो शेयर किया था उसे रीट्वीट करना उनकी गलती थी। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी वीडियो को रीट्वीट करने के लिए दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में जारी समन को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने गलती स्वीकार की। कोर्ट ने तो निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन से पूछा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री माफी मांग ले तो वो मुकदमा वापस ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने निचली अदालत को केजरीवाल से जुड़े मानहानि मामले को 11 मार्च तक स्थगित करने का निर्देश दिया।
केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो को रीट्वीट करने में अपने अरविंद केजरीवाल की गलती मान ली। कोर्ट ने अपने 5 फरवरी के फैसले में कहा था, कथित रूप से मानहानिकारक वीडियो को साझा करना मानहानि कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अदालत ने साफ कहा कि पूरी जानकारी के बिना वीडियो रीट्वीट करने का मतलब क्या होता है, इसे तो समझना ही होगा। उसने कहा, मानहानिकारक कंटेंट को रीट्वीट करने से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कार्यवाही के दौरान केजरीवाल ने दलील दी कि उनके ट्वीट का उद्देश्य शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन की भावना को आहत करना नहीं था। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने समन जारी करने का कोई वैध कारण नहीं बताया और उसके आदेशों में उचित न्यायिक विश्लेषण का अभाव था। जर्मनी में रहने वाले सांकृत्यायन ने दावा किया कि राठी ने वर्ष 2018 में भाजपा IT सेल शीर्षक से एक यूट्यूब वीडियो प्रसारित किया जिसमें झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए गए थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को रिट्वीट करने के मामले में 2018 में केस दर्ज हुआ था। इस वीडियो में विकास सांकृत्यायन नाम के व्यक्ति के बारे में आपत्तिजनक अपमानजनक बातें कही गई थीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात कहते हुए मुकदमा रद्द करने से मना कर दिया कि ट्विटर पर केजरीवाल को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं। उन्होंने शिकायतकर्ता के खिलाफ कही गई आपत्तिजनक बातों की पुष्टि किए बिना उसे रीट्वीट किया और करोड़ों लोगों तक फैलाया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मुकदमे पर अंतरिम रोक लगा रखी है। अगली सुनवाई तक ये रोक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखाली मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दे दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से पूछा कि शाहजहां शेख को इतने दिनों तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। राज्य सरकार ने कहा कि 7 गिरफ्तारी हुई थी, सिर्फ 1 गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। जस्टिस मेहता ने कहा कि राज्य की पुलिस को जांच में बताया कि ईडी अधिकारियों को बुरी तरह से पीटा गया जब वह एक घोटाला मामले की जांच कर रहे थे। ईडी ने बताया कि मुख्य आरोपी शेख शाहजहां ने एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी। ये पीटे गए अधिकारियों के खिलाफ थी और इस पूरे मामले पर पुलिस की भूमिका बेहद खराब नजर आती है। मास्टरमाइंड को सीबीआई को सौंपने में काफी समय लग गया। 5 मार्च को कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस को हमले के मास्टरमाइंड आरोपी शेख शाहजहां को उसी दिन सीआईडी की हिरासत से सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की। इसमें कहा कि जांच को सीबीआई को सौंपने का हाई कोर्ट ने आदेश बहुत जल्द पारित किया था। संदेशखाली में ईडी अधिकारियों के साथ मारपीट करने के बाद मामले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख काफी दिन तक फरार था। करीब 55 दिनों की फरारी काटने के बाद बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को शाहजहां शेख को अरेस्ट कर लिया था। शाहजहां शेख इन 55 दिनों तक कहां रहा, किसी को नहीं पता। सीबीआई ने पार्टी से निकाले गए टीएमसी नेता शाहजहां शेख के करीबी सहयोगियों को समन भेजा है। एजेंसी ने उन्हें पेश होने के लिए कहा है। एक अधिकारी ने कहा कि इस बात की जानकारी दी कि सीबीआई ने सभी 9 लोगों पर 5 जनवरी को शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी के दौरान ईडी की टीम के अधिकारियों पर हमला करने में शामिल होने का शक है। वहीं संदेशखाली की स्थानीय महिलाओं ने टीएमसी नेता और उनके सहयोगियों पर जबरन उनकी जमीनों पर कब्जा करने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ टीएमसी पर शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे सुनकर अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ जाएगी। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान साफ कहा कि अगर ईडी उन्हें भी समन भेजती है तो उन्हें ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल अब तक 1, 2 नहीं 8 बार ईडी के समन को ठुकरा ही नहीं चुके बल्कि उसको अवैध तक करार दे चुके हैं। लेकिन केरल हाईकोर्ट की ये टिप्पणी उन्हें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर किसी को जांच एजेंसी समन भेजती है तो उन्हें पेश होना ही चाहिए। खास बात ये कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी ईडी के समन का सम्मान करने की बात कह चुका है। याचिका पर जस्टिस देवन रामचंद्रन सुनवाई कर रहे थे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि उनके विचार से भले ही कोई व्यक्ति किसी भी पद पर हो, लेकिन अगर ईडी ने तलब किया तो उसे जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्लीज ईडी का सहयोग करें।
वो आपके खिलाफ जो एक्शन लेंगे उसे मैं नियंत्रित करूंगा। ईडी के सामने पेश हो और यहां वापस आएं, मैं आपकी मदद करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन समन से बचे नहीं, ये बात सिर्फ इस मामले की ही नहीं बल्कि मेरी एक राय है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जब जांच अधिकारी समन भेजते हैं तो उनसे बच नहीं सकते। हम सभी नागरिक हैं, अगर ईडी मुझे समन भेजती है तो मुझे भी जाना होगा। कोई भी किसी से ऊपर नहीं है, प्लीज समन का जवाब दें। रिपोर्ट के अनुसार ई कॉमर्स कंपनी चलाने वाले प्रशांत पी नायर की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। उनकी कंपनी साल 2020 के अकाउंटिंग कंसल्टेंसी की सेवाएं दे रही थी। दोनों कंपनीज के बीच बड़े लेन देन हुए, लेकिन अगस्त 2022 में एग्रीमेंट रिन्यू नहीं होने के चलते लेन देन बंद हो गए। इसके बाद हाई रिच की ईडी ने जांच शुरू की और नायर के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और उन्हें समन भी जारी किए गए। इसके बाद नायर ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की और बैंक खातों को बहाल करने की मांग की। रिपोर्ट में ईडी के हवाले से बताया गया कि जब नायर को तलब किया तो उन्होंने पेश होने में असुविधा की बात कही। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति से नायर को 12 मार्च को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के निर्देश दिए। साथ ही इस संबंध में 19 मार्च तक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव के पहले ममता बनर्जी की पार्टी में भगदड़ की हालात हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में पहली बगावत हो गई। टीएमसी की सायंतिका बनर्जी ने लिस्ट जारी होने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया। सायंतिका के पहले कुणाल घोष और तपस रॉय के बाद टीएमसी से इस्तीफा दे चुके हैं। सिर्फ सायंतिका ही नहीं, सूत्रों का कहना है कि जिन लोगों को ममता बनर्जी की पार्टी ने टिकट नहीं दिया वे टीएमसी से नाराज चल रहे हैं और वे अपना इस्तीफा कभी भी दे सकते हैं। इसी क्रम में अभिनेत्री से नेता बनी सायंतिका बनर्जी ने अचानक टीएमसी के राज्य सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा पत्र तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को भेजा। हाल ही में टीएमसी से कई नेताओं ने इस्तीफा दिया, जिसमें अब सायंतिका बनर्जी भी शामिल हो गई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा जारी किसी उम्मीदवारों की सूची में सायंतिका बनर्जी को अपना नाम नहीं मिला। यही वजह है कि सायंतिका बनर्जी ने राज्य तृणमूल कांग्रेस के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस मामले पर अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है। ये खबर सामने आते ही राज्य की राजनीति में हलचल शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक सायंतिका बनर्जी बांकुड़ा लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिलने की उम्मीद कर रही थीं। सायंतिका साल 2021 विधानसभा चुनाव में बांकुड़ा से हार गई थीं, मगर इस बार उन्हें लगा कि लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन उनकी ये आशा और सोच पूरी नहीं हुई। जब तक अभिषेक बनर्जी ने ब्रिगेड मंच से उम्मीदवारों की सूची की घोषणा नहीं की, तब तक सायंतिका चुप रहीं। घोषणा खत्म होते ही सायंतिका के चेहरे पर निराशा देखी गई। सायंतिका साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बांकुड़ा विधानसभा सीट से तृणमूल की उम्मीदवार बनी। वे बीजेपी उम्मीदवार नीलाद्रिशेखर दाना से हार गईं। हारने के बावजूद अभिनेत्री को पार्टी का प्रदेश महासचिव बनाया गया। पार्टी वॉक के लिए उन्हें अक्सर अलग अलग जगहों पर देखा गया। हालांकि पिछले 3 सालों से संगठनात्मक कार्यों में शामिल होने के बावजूद अभिनेत्री ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की कमी से जूझना पड़ रहा है, जिन्हें वे चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। उनमें से कई ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। अब पार्टी उनकी जगह दूसरे उम्मीदवारों की तलाश में जुट गई है। यही वजह है कि अब तक पार्टी अपने सभी 13 उम्मीदवारों के नाम का फैसला नहीं कर पाई है। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने बड़े दिग्गज नेताओं पर दांव लगाने पर विचार कर रही है। पार्टी उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं को जांचने के लिए विभिन्न सर्वेक्षण करवा रही है, ताकि उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सके। सूत्रों का कहना है कि पार्टी पहले ही कई कैबिनेट मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों से संपर्क कर उन्हें अपने गृह जिलों से चुनाव लड़ने के लिए कह चुकी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आचार संहिता लागू होते ही आम आदमी पार्टी सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना चाहेगी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि क्या वे डॉक्टर बलबीर सिंह बलकार को खडूर साहिब लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है, क्योंकि इसके पहले कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर विचार किया जा रहा था। चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। संगरूर लोकसभा क्षेत्र से खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सिमरनजीत सिंह मान करते हैं। भगवंत मान संगरूर से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। धुरी से विधायक चुने गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत मान ने लोकसभा की यह सीट खाली कर दी थी।
इस सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को हार मिली। बठिंडा से पार्टी की निगाहें कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह और गुरमीत की खुड्डियां पर है। गुरदासपुर से कैबिनेट मंत्री कुलदीप तालीवाल का नाम भी चर्चा में है। लुधियाना से आपके राज्यसभा सदस्य सुनील अरोड़ा के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। जालंधर से आपके मौजूदा सांसद सुशील कुमार रिंकू हैं, उन्हें जालंधर से उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है। विधानसभा सीट शाम 84 से मौजूदा विधायक डॉक्टर रवजोत सिंह का नाम होशियारपुर सीट पर चल रहा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग आनंदपुर साहिब से उम्मीदवार हैं। फतेहगढ़ साहिब से पार्टी मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह को चुनाव लड़वाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने भी इसके लिए फिलहाल इनकार कर दिया है। शाहजहां शेख के सीबीआई के चंगुल में फंसने के बाद संदेश खाली ही नहीं बल्कि पूरे बशीरहाट इलाके से ममता बनर्जी की पार्टी का गुंडा राज खत्म होता दिखने लगा। तो ममता बनर्जी ने उसकी भरपाई के लिए दंगे के आरोपी हाजिल नरुल इस्लाम को बशीरहाट से उम्मीदवार बना दिया, ताकि संदेश खाली जैसे इलाके में सारा कारोबार उसी तरह से चलता रहे जैसे शाहजहां शेख के रहते हुआ करता था। इसी वजह से ममता बनर्जी ने यहां से सांसद नुसरत जहां का टिकट काट दिया। बशीरहाट संसदीय क्षेत्र में संदेश खाली का वह इलाका भी आता है जो हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। नुसरत जहां बीते चुनाव में यहां से सांसद रही थी। हालांकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सांसदी से इस्तीफा देने की पेशकश की थी और राजनीति से दूरी बनाने का भी इरादा जताया था, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे मंजूरी नहीं दी। इन सारी बातों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर नुसरत जहां का टिकट क्यों काटा गया। माना जा रहा है कि नुसरत जहां को दोबारा बशीरहाट से उम्मीदवार बनाने से टीएमसी के लिए समस्या बढ़ जाती। संदेश खाली का मुद्दा उठने के बाद भी नुसरत जहां यहां नहीं गई थी, ऐसे में उन्हें फिर से टिकट देने पर भाजपा इसे मुद्दा बनाती और टीएमसी को इसका जवाब देना मुश्किल हो जाता। लेकिन नुसरत का टिकट काटकर एक दंगे के आरोपी को बशीरहाट से उम्मीदवार बनाकर ममता बनर्जी ने एक तरह से बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि बीजेपी हाजी नरुल इस्लाम की उम्मीदवारी पर शांत नहीं बैठेगी और वो इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। हाजी नरुल इस्लाम टीएमसी के टिकट पर विधायक हैं। साल 1964 में उनका जन्म पश्चिम बंगाल के बहेरा में हुआ था। वे एक जरी व्यवसायी थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि नूरुल इस्लाम की छवि बहुत साफ सुथरी है। उनके ऊपर साल 2010 में हुए गंगा दंगों में शामिल होने का आरोप लग चुका है। भाजपा ने इसको लेकर नूरुल इस्लाम की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई थी। हाल ही के दिनों में संदेश खाली का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। यहाँ पर टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ऊपर महिलाओं के यौन शोषण और उनकी ज़मीनें छीनने का आरोप है। इसके चलते यहाँ पर कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन भी हुआ। करीब 55 दिनों तक फरार रहने के बाद आखिरकार शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसका मामला सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया है। संदेश खाली के इन सारे हालात के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीएमसी बशीरहाट में फिर से जीत हासिल कर पाएगी। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी है। पार्टी ने 16 मौजूदा सांसदों पर फिर से भरोसा जताया। 12 महिलाओं का नाम शामिल है। संसद से रिश्वत लेने के आरोप में निकाली जा चुकी महुआ मोइत्रा ममता बनर्जी ने फिर से उम्मीदवार इन्हें बनाया। सूची की घोषणा कोलकाता में आयोजित तृणमूल कांग्रेस की रैली में की गई, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी राज्य की सभी 42 सीटों पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी।